नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंह क्लासेस में, जहां पर आपको वाणिज्य विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेटेस्ट नवीनतम व्याख्यान उपलब्ध कराए जाते हैं। आज का हमारा विषय है क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस। जब एक ही देश के विभिन्न प्रदेशों या क्षेत्रों में असंतुलित विकास होता है, जिससे एक भाग दूसरे से अधिक विकसित हो जाता है, तो इसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, संसाधन आदि की दृष्टि से काफी असंतुलन पाया जाता है। देश के कुछ भाग जनसंख्या के आधार पर या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पिछड़े कहलाते हैं, तो वहीं कुछ दूसरे प्रदेश विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस क्षेत्रीय असंतुलन के कारण क्या हैं। पहले और प्रमुख कारण के रूप में अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट को लिया जा सकता है। जब किसी क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है और उनके लिए रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ते हैं, तो उस क्षेत्र में गरीबी का निवास हो जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? श्रमिक हो गए ज्यादा, रोजगार हो गए कम, तो ऑब्वियस सी बात है कि श्रमिकों के पास रोजगार के चांसेस कम होंगे। अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए, सप्लाई हो गई ज्यादा, डिमांड हो गई कम। और इसका सीधा सा परिणाम क्या है? इसका सीधा परिणाम है श्रमिकों की मजदूरी की दरों में कमी, जो कि वापस श्रमिकों को गरीबी में धकेलेगी, उनको अविकसित प्रदेश की श्रेणी में ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। अलाभकारी संपत्तियां, अनप्रॉफिटेबल एसेट्स। देश में कुछ लोगों के पास अधिक लाभ कमाने वाली संपत्तियां हैं, वहीं बहुत से लोगों के पास अलाभकारी या कम लाभ कमाने वाली संपत्तियां हैं। उदाहरण के रूप में, यदि रेगिस्तान में किसी किसान के पास 100 बीघा जमीन हो, वहीं उत्तर प्रदेश में किसी दूसरे किसान के पास भी 100 बीघा ही जमीन हो, यद्यपि जमीन का स्तर 100 बीघा नाप बराबर है, तथापि जब बात पैदावार की आएगी, फर्टिलिटी की आएगी, उपज की आएगी, तो उत्तर प्रदेश के किसान की जमीन ज्यादा उपज देगी तुलना में उस रेगिस्तान वाले किसान की तुलना में। तो कई जगह पर किसानों के पास, लोगों के पास अलाभकारी संपत्तियां हैं, जो कि आय के असमान वितरण को बढ़ावा देती हैं। जनसंख्या में वृद्धि। क्षेत्रीय असंतुलन और गरीबी का एक प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धन लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और यह प्रतिकूल प्रभाव एक साइकिल, एक चक्र का निर्धारण करता है। निम्न जीवन स्तर अर्थात निम्न उत्पादकता, निम्न उत्पादकता अर्थात मजदूरी की नीची दरें, और ये मजदूरी की नीची दरें वापस आपकी आय और प्रति व्यक्ति आय को नीचे ले जाती हैं, जो कि अंतिम रूप से पुनः आपको, उस मजदूरों को गरीबी की रेखा के नीचे धकेल देती है। प्राकृतिक साधनों का संपूर्ण विदोहन न हो पाना भी रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय असमानता का एक प्रमुख कारण है। कई बार इन प्राकृतिक साधनों का विदोहन राष्ट्रीय नीतियों के कारण भी नहीं हो पाता। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के रूप में अगर हम लें, वन, जंगल प्राकृतिक साधनों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा के दृष्टिकोण से इस साधन का विदोहन करना लगभग
नामुमकिन है, न किया जाना चाहिए। तो वन है, लकड़ी है, साधन है, वन उपज है, लेकिन उनका विदोहन नहीं किया जा सकता। गरीबी दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे साधनों का विदोहन टू इट्स ऑप्टिमम, अनुकूलतम आधार तक किया जाए। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है अनुकूलतम। अनुकूलतम का अर्थ होता है जहां पर साधन विनाश की ओर न बढ़ने लगे। जितना हम प्रयोग करें उतना ही हम उसको दोबारा पैदा भी करें। औद्योगिकरण की धीमी गति, किसी भी उद्योग का आधार होता है प्राकृतिक साधन। देखने में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नहीं, उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कार उद्योग में कौन से प्राकृतिक साधन का उत्पादन है? लोहा कहां से आया? प्राकृतिक। कंप्यूटर उद्योग, आईटी उद्योग कहां से? बिजली कैसे बनी, कैसे चलेंगे? प्राकृतिक। नदियों से बिजली बनाई गई, किसी आणविक ऊर्जा से, किसी परमाणु ऊर्जा से, जो नेचर से आया है। तो कहीं ना कहीं कोई भी उद्योग ले लिया जाए, उस उद्योग का जो आधार होगा वो होगा प्राकृतिक साधन। जो राष्ट्र औद्योगिकरण की गति को तीव्र कर लेते हैं उनके यहां क्षेत्रीय असमानता कम हो जाती है। अर्थात यदि हमें देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है तो हमें औद्योगिकरण बढ़ाना होगा, और औद्योगिकरण के लिए प्राकृतिक साधनों का संपूर्ण अनुकूलतम विदोहन करना होगा। सामाजिक व्यवस्था, जो देश नवीन परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते उनकी जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त होती है। यदि हमें अपने देश का, अपने प्रदेशों का विकास करना है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन दूर हो सके, तो हमें सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन और निर्धनता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है? कहने की आवश्यकता नहीं, देश का असंतुलित विकास। कोई प्रदेश अपने साधनों, अपने संसाधनों और अपनी स्थिति के कारण विकसित हो सकता है, वहीं कोई दूसरा प्रदेश अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, अपनी क्षेत्रीय चुनौतियों के कारण विकास नहीं कर पाता है। एक देश के रूप में यह स्थिति उचित नहीं है। अगर एक प्रदेश विकास के झंडे गाड़ रहा है तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करना होगा कि वो प्रदेश जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको सहारा देकर के आगे लाया जाए। क्षेत्रीय असंतुलन देशवासियों के रहन सहन के स्तर में भी भिन्नता ला देता है। विकसित प्रदेश के निवासी ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छा जीवन स्तर जीते हैं, जिसका परिणाम पुनः, ये चक्र है, जिसका परिणाम पुनः उनकी उत्पादकता पर पड़ता है, जो कि अंततः उस प्रदेश के विकास में उसको आगे और ले जाता है। वहीं दूसरे प्रदेश जिनका विकास नहीं हो पाया, जो विकास नहीं कर पाए, उनकी रहन सहन में उनका स्तर नीचे चला जाता है, जो कि उनकी उत्पादकता को कम करता है। यह निम्न उत्पादकता पुनः उनकी मजदूरी की दरों को कम करता है, जो कि पुनः उनको क्षेत्रीय असंतुलन की ओर धकेल देता है। यह एक चक्र है, सर्किल है, जिसमें जो प्रदेश विकास की राह पर चल पड़ता है वो आगे बढ़ता चला जाता है, और जो प्रदेश इसमें पिछड़ जाता है वो पीछे ही रहता चला जाता है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा,
क्षेत्रवाद को बढ़ावा। यदि कि देश के कुछ प्रदेशों का विकास हो गया और कुछ क्षेत्र अविकसित रह गए तो यह क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। हम देखते हैं इस बात को। क्षेत्रवाद का अर्थ हुआ अपने क्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी दूसरे प्रदेश के निवासियों को प्रवेश न करने देना, रोजगार में उनको हतोत्साहित करना। रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय असमानता, इस क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। अति और कम उपभोग। जहां पर क्षेत्रीय असमानता, जिन अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय असमानता है, वहां पर कम और अति उपभोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो प्रदेश जहां जो विकसित हो चुके हैं वहां पर अति उपभोग होता है। जहां पर अभी विकास नहीं हो पाया है वहां पर कम उपभोग होता है, जो कि पुनः उन प्रदेशों को गरीबी के दुष्चक्र में धकेल देता है। जब कोई प्रदेश अति उपभोग करेगा, ज्यादा उपभोग करेगा, तो निश्चित रूप से कर उन राज्यों को ज्यादा मिलेंगे, जो कि वापस उन्हीं प्रदेश के निवासियों पर खर्च कर होगा और उनका जीवन स्तर बढ़ाएगा। इसके विपरीत जिन प्रदेशों में उपभोग हुआ कम, वहां पर कर भी हो गए कम, और जब कर कम है तो सरकारों के पास खर्च करने के लिए संसाधन भी कम हो जाते हैं। नतीजा, क्षेत्रीय असमानता अधिक बढ़ जाती है। प्रश्न पैदा होता है कि भारत में गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जाएं? रोजगार के अवसर बढ़ाइए। रोजगार के बढ़े हुए अवसर किसी भी अर्थव्यवस्था की जान होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था को यदि विकास की राह पर बढ़ाना है, कुछ मत कीजिए, मात्र रोजगार के अवसर बढ़ा दीजिए। यदि रोजगार बढ़ेगा तो श्रमिकों के पास पैसा होगा। ये पैसा आपकी अर्थव्यवस्था को गति देगा। तो ये मान ली के चलिए, ये निश्चित रूप से इसको समझ लीजिए कि रोजगार के अवसर क्षेत्रीय असमानता को दूर करते हैं। उचित कर व्यवस्था के द्वारा धन के समान वितरण को प्रोत्साहन दिया जाए। उचित कर व्यवस्था। जो प्रदेश अविकसित रह गए हैं या जिनका अभी विकास नहीं हो पाया है, ऐसे प्रदेशों में कर की दरें कम रखी जाएं। लेकिन ऐसे प्रदेश जहां पर विकास अपने चरम पर है, वहां पर कर की दरें थोड़ी ज्यादा रखी जाएं। और इन विकसित प्रदेशों से प्राप्त कर के माध्यम से अविकसित प्रदेशों में पैसा खर्च किया जाए, ताकि ये अविकसित प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में शीघ्रातिशीघ्र आ सके। परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जाए। परिवार नियोजन के माध्यम से देश अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है। जब देश की जनसंख्या नियंत्रित होगी तो निश्चित रूप से श्रम शक्ति थोड़ा कम होगी। यहां पर वापस इकोनॉमिक्स की बात आती है, अर्थशास्त्र की बात आती है। कम श्रमिकों की सप्लाई अर्थात मजदूरी की ऊंची दरें, यह सीधा सा प्रत्यक्ष संबंध है, इसको समझने की आवश्यकता है। परिवार नियोजन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अति आवश्यक है। शक्ति के साधनों का समुचित उपयोग। पहाड़ों में छोटी छोटी नदियां, जिनका जल, जिनका पानी हम उपयोग नहीं कर पाते,
हमें योजना बनानी होगी कि उनका उपयोग किया जा सके। सौर ऊर्जा प्रकृति ने हमको दिया है, लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। पवन ऊर्जा हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। हम ध्यान दे रहे हैं बड़ी परियोजनाओं पर। इसके विपरीत हमें ध्यान देना होगा शक्ति के साधनों के समुचित उपयोग पर। जहां से भी मिल सकती है उस शक्ति का। यह शक्ति जल शक्ति है, यह शक्ति पवन शक्ति है, यह शक्ति मानव शक्ति है। औद्योगिकरण की गति को तीव्र किया जाए। यदि हम औद्योगिकरण की गति को तीव्र करेंगे तो पहले बताए गए सभी पॉइंट्स, सभी बिंदु अपने आप चालू हो जाएंगे। तीव्र औद्योगिकरण अर्थात रोजगार के नए साधन, अर्थात करों की उचित कलेक्शन, उनकी वसूली और आपके जीवन स्तर में वृद्धि, ये सभी तीव्र औद्योगिकरण के परिणाम होंगे। सामाजिक कुप्रथाओं को शीघ्रातिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उनको समाप्त किया जाए। हर वो प्रथा जो समाज की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालती है। कुटीर उद्योगों का विकास, जहां एक तरफ हम तीव्र औद्योगिकरण की बात करते हैं, वहीं हमें साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी विकास करना होगा। कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योगों को कहते हैं। ये कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। इनके माध्यम से कोई भी अर्थव्यवस्था तीव्र गति से विकास कर सकती है। जिन प्रदेशों में अभी विकास नहीं हो पाया है, वहां पर बड़ी इंडस्ट्रीज के स्थान पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि समाज के निचले तबके के लोग सबसे ज्यादा लाभान्वित हो सकें। अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। शिक्षा अपने आप कई कुरीतियों को दूर कर देती है। शिक्षा जिस समय आपका मानसिक विकास करती है, यह मानसिक विकास किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग धंधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस प्रोत्साहन के रूप में उन्हें करों में छूट, सुरक्षा, पूंजी उपलब्ध कराना जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। आज हम लोगों ने अध्ययन किया भारत में रीजनल इम्बैलेंसेस, क्षेत्रीय असमानता के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। यह मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद दोस्तों।